मैंने आपको कल CO2 सिस्टम करने के लिए कहा था, जिसमें मैंने आपको ये वाला डायग्राम बनवाया था कल। एक बार मुझे बता दो किया या नहीं किया आप लोगों ने। देखना, देखना मेरी बात। मैंने आपसे कुछ नहीं कहा था, मैंने आपसे कहा था कि आप इनके फेजेस और फेजेस और कंपोनेंट निकाल के, फेजेस कंपोनेंट और आपको साथ में इसके क्या निकालने हैं, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकालनी थी। मैंने कल इसी की चर्चा कर रही थी ना, जिसमें वैसे मैंने आपसे कहा था जैसे ये कोई कर्व है, एक बार अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं, OA कर्व की बात करोगे तो सॉलिड से गैस में बदल रहा है। कंपोनेंट तो टू कंपोनेंट, सॉरी वन कंपोनेंट सिस्टम तो है ही, P बराबर 2 होना है। अगर मैं OA कर्व की बात करूं तो CO2 सॉलिड से CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना ये। कंपोनेंट आ गए, फेज आ गए, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम भी निकाली थी ना आप लोगों ने। ऐसे करके सारे कर्व निकाल दिए होंगे, OB और OC कर्व। इसके बाद में आप लोगों ने इसके फील्ड निकाले होंगे, OAB से बाईं ओर का क्षेत्र, OBC से ऊपर का क्षेत्र और AOC से दाईं ओर का क्षेत्र। सबकी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकाल दी होगी, इन सब में ऑर्डर ऑफ फ्रीडम 2 आई होगी। इस O की भी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम निकाल दी होगी, यहाँ पे F=0 आया होगा क्योंकि इस स्टेट पे सारे के सारे क्या हैं, तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम में है। और तीनों की तीनों इक्विलिब्रियम में है तो फेज आ जाएगा, कंपोनेंट आ जाएंगे, ऑर्डर ऑफ फ्रीडम आ जाएगी, सीधी सीधी सी बात है। ये निकाल लिया था। अब इसमें एक हेडिंग निकाल के दिखा, एक हेडिंग लिखना, एक ATM पर CO2 का व्यवहार। ये इंपॉर्टेंट है भाई। आपने शुष्क बर्फ का नाम तो सुना होगा, देखो क्या है, ध्यान समझना। ये बिंदु O है, ये त्रिक बिंदु है। क्या है, O जो है त्रिक बिंदु है। इस बिंदु से ऊपर ऊपर, यानी कि आपका ATM क्या है, 5.11 ATM है। इससे ऊपर ऊपर CO2 लिक्विड स्टेट में है। देख के चलना, इस O पॉइंट से ऊपर ऊपर CO2 लिक्विड स्टेट में है। लेकिन अगर इससे नीचे भी तो मैंने CO2 को गर्म किया है ना, यानी कि इस बिंदु से नीचे CO2 को अगर गर्म किया जाए तो ये CO2 डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती है। देख लो बोले, इससे नीचे नीचे देखो, इससे नीचे नीचे इसको भूल जाओ, इससे नीचे नीचे देखो, इधर इस कर्व पे देखो कौन कौन सी स्टेट्स हैं, एक तो सॉलिड और एक गैस है। लेकिन कहने का मतलब समझना, ऐसा तो है नहीं आपने टेम्परेचर बढ़ाया नहीं है, यहाँ टेम्परेचर कुछ है, यहाँ टेम्परेचर अलग है, यहाँ टेम्परेचर अलग है, यहाँ टेम्परेचर अलग है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर 1 ATM पर, एक वायुमंडलीय दाब पर अगर हम CO2 को गर्म करें, क्या करें, CO2 को अगर गर्म करें तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदलती है, लिक्विड फेज नहीं पाई जाती। भाई कितनी अजीब सी बात है ना। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी गैस को या फिर किसी भी सॉलिड को आप बिना लिक्विड के गैस में कन्वर्ट कर पाओ? ये हम अपने प्रयोगों से निर्धारित करके तो कर सकते हैं, हमने देखा भी है। सॉलिड से गैस में बदलने वाली ऊष्मा उत्पादन ऊष्मा कहलाती है।
और उस सब्लिमेशन एनर्जी के थ्रू हम बात करें प्रयोगों से तो ठीक है कर लेते हैं, लैब में हमारा सेट कर दे, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली हो रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर CO2 का हल्का सा ताप बढ़ाया तो सॉलिड से वो द्रव में नहीं बदलेगी, डायरेक्ट उड़ जाएगी साहब, मिलेगी नहीं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड को आपने गर्म कर दिया तो वो उड़ेगी, लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलती हमें, तो ध्यान रखना। यानी कि एक एटीएम पर कार्बन डाइऑक्साइड की लिक्विड फॉर्म प्रेजेंट है ही नहीं, लेकिन कौन सी फॉर्म प्रेजेंट है? गैस वाली फॉर्म प्रेजेंट है। इसीलिए CO2 को शुष्क बर्फ के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? CO2 को द्रव अवस्था, इसलिए इसको CO2 को किसको जानते हैं? शुष्क बर्फ के नाम से। इसको इंग्लिश में कहते हैं ड्राई आइस। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ध्यान रखना, अगर CO2 को लिक्विड में बदलना है तो प्रेशर को या तो 5.11 ATM रखो या उससे ऊपर रखोगे तो डेफिनेटली वो लिक्विड में मिलेगी, लेकिन इस प्रेशर से नीचे ये लिक्विड फॉर्म में नहीं मिलेगी। इसलिए CO2 को क्या कहते हैं? यानी कि शुष्क बर्फ। यानी कि अरे जो गीली नहीं हो रही, द्रव का मतलब क्या है? गीला होना। जो गीली नहीं हो रही, डायरेक्ट सॉलिड से कहां बदल रही है? गैस में। यानी कि बिल्कुल सूखापन, जिंदगी में जैसे नीरसपन होता है ऐसे बिल्कुल सूखापन, कुछ गीला गीला नहीं है जिंदगी में। तो कहने का मतलब क्या है? CO2 की जिंदगी में एक एटीएम पर कुछ गीला है ही नहीं, वो डायरेक्ट उड़ जाएगी। और इसका मतलब क्या है? अगर गीला नहीं है तो इसको क्या कह देते हैं? शुष्क बर्फ कह देते हैं। इसमें एक लाइन लिख ले रहा, एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 का व्यवहार लिखना। चित्र से स्पष्ट है कि कैसे, कौन सा डेली लाइफ में ऐसा हो सकता है? ऐसा कैसे हो सकता है डेली लाइफ में? क्या कह रही हो? कौन है? कौन है? कौन सी बात कह रही हो नगमा? डेली लाइफ में क्या हो सकता है? लिख रहा है इसमें, चित्र से स्पष्ट है कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ है ना, सॉलिड से गैस में रिप्रेजेंट है, लेकिन सबका फिक्स टेम्परेचर है। यानी कि अरे ये कहने का मतलब नहीं होता, डेफिनेटली श्योर होता है, 100% फिक्स होता है कि अगर सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करवाना है तो वो कन्वर्ट होता नहीं, कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म आनी है बीच में। जैसे आपने H2O सिस्टम पढ़ा, H2O सिस्टम में आपने कर्व पढ़ा था, सब्लिमेशन कर्व, ऊर्ध्वपातन वक्र। वहां क्या था? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल रहा था, लेकिन लिक्विड फॉर्म भी प्रेजेंट थी। लिक्विड फॉर्म मतलब नॉर्मल, कहने का मतलब अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जमता है तो उसको हल्का सा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेफिनेटली लिक्विड में मिलेगा। यानी कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में परिवर्तित कर दे, कहीं ना कहीं लिक्विड फॉर्म मिलेगा। लेकिन एक CO2 गैस है, गैसेस दिखा देती हैं कभी कभी, ऐसी बात नहीं है। और CO2 तो डेफिनेटली दिखाती है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, शुष्क बर्फ है। पता क्या करते हैं बच्चे? H2O सॉलिड में दिया हुआ होता है, समझते भाई ये बर्फ है। अरे हम तो बताइए ना, हम पानी को बर्फ कहते हैं, गलत है वो आंसर। CO2 शुष्क, जाना ना, कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस कहते हैं। ठीक है, डेली लाइफ में प्रेजेंट एग्जाम्पल हो ही नहीं सकते, अगर है तो कोई CO2 ही है। अब जैसे आप कहो कि आपने लिक्विड रखा है, पानी को गैस पे रखा है, तो पानी तो ऑब्वियस सी बात है कि द्रव बन के उड़ेगा, तो वो तो लिक्विड से गैस में परिवर्तित होना ही है। लेकिन अगर मान लो आपने सॉलिड फॉर्म रखा है, तो आप अपनी आंखों से क्या कभी देख पाओगे डायरेक्ट उड़ेगी कोई चीज? पहले लिक्विड में, दुनिया की कोई भी चीज ले लो, डायरेक्ट पहले लिक्विड में चेंज होगी। जैसे कपूर, कपूर देखो सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन आप देखोगे तो उसकी डायरेक्ट की डायरेक्ट फॉर्म वेपर में दिखाई देगी आपको। ऐसा नहीं है वो लिक्विड में नहीं बदलती, बदलती है, लेकिन वो स्थिति गायब हो जाती है, हमको आंखों से नहीं दिखाई देती। ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो लिखना कपूर इसका एग्जाम्पल हो सकता है कुछ हद तक। लिखना कार्बन डाइऑक्साइड, चित्र से स्पष्ट है कि CO2 तंत्र में बिंदु O, CO2 तंत्र में बिंदु O एक वायुमंडलीय दाब से ऊपर स्थित है। ये बना देना डायग्राम में, ठीक है? बिंदु O
एक वायुमंडलीय दाब से ऊपर स्थित है, अतः जब CO2 को गर्म किया जाता है, अतः जब CO2 को गर्म किया जाता है तो यह सीधे ही गर्म किया जाता है तो यह सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर, अर्थात एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 की, एक वायुमंडलीय दाब पर CO2 की द्रव अवस्था अस्तित्व में नहीं होती, द्रव अवस्था अस्तित्व में नहीं होती, इसी कारण ठोस CO2 को, इसी कारण ठोस CO2 को शुष्क बर्फ, ब्रैकेट में लिख देना ड्राई आइस, शुष्क बर्फ, ब्रैकेट में लिख देना ड्राई आइस कहते हैं। यदि यदि ठोस CO2 को, यदि ठोस CO2 को द्रव CO2 में परिवर्तित करना हो, ठोस CO2 को द्रव CO2 में परिवर्तित करना हो तो दाब को, तो दाब को 5.11 5.11 5.11 ATM या इससे अधिक रखना आवश्यक है, 5.11 ATM या इससे अधिक रखना आवश्यक है। ठीक है, खत्म हो गए वन कंपोनेंट सिस्टम। ध्यान रखना डेफिनेटली एक क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। आपको आ गया होगा समझ में, तीनों समझा दिए मैंने। एक तो आपका H2O सिस्टम था, एक सल्फर सिस्टम था और तीसरा था CO2 सिस्टम। आई होप कि आपको अच्छे से आगे होंगे, आप खुद से कर पाएंगे पेपर में। अब देखना आगे चलते हैं द्विघटक तंत्र की ओर। इसका नाम है टू कंपोनेंट सिस्टम। टू कंपोनेंट सिस्टम का मतलब समझना C=2 रखना है। अभी जब हम वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ रहे थे तब हम कह रहे थे C=1 रखना है। जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, हम कहेंगे कि C=2 रखना है। तो जरा देखना F=C-P+2, F=C की वैल्यू रखो 2 -P+2। ठीक है, यहां से क्या आया F=4 - P आया कि नहीं आया। यानी कि अगर मुझे न्यूनतम फेजेस की वैल्यू रखनी है, अगर मुझे न्यूनतम फेजेस की वैल्यू रखनी है तो क्या कर सकते हैं। अगर मैंने ये कहा कि मुझे न्यूनतम प्रावस्थाओं की संख्या रखनी है तो न्यूनतम प्रावस्थाओं की संख्या हम 1 रख सकते हैं, यानी कि P की वैल्यू 1 रख सकते हैं। F की वैल्यू क्या आएगी यहां से, यानी कि हमें 3 चरों की आवश्यकता होगी इसे व्यक्त करने के लिए। किसकी आवश्यकता होगी, 3 चरों की आवश्यकता होगी। जो कौन कौन से हो सकते हैं,
एक तो हो सकता है ताप, एक हो सकता है दाब, और एक हो सकता है कंपोजिशन, संगठन। संगठन नहीं है, संगठन है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिशन। मैंने क्या कहा कि मुझे 3 चरों की आवश्यकता होगी। अब त्रिविम में तो आप प्राप्त कर सकते हो कि आपके पास त्रिविम है, पूरा खुला आसमान है, आराम से बैठ के चित्र बनाते रहो। लेकिन क्या इस दुनिया में अगर पढ़ने वाले बच्चों को बनाना है चित्र, तो क्या त्रिविम पॉसिबल हो सकता है? उसके लिए तो हमेशा एक ही चीज है बेटा, कॉपी पेन में लिख ले या बोर्ड पे समझा दे। दो ही तरीके, ना तो कॉपी त्रिविम की है ना ही बोर्ड त्रिविम का है, ये तो सब 2D में है। तो मुझे कम से कम 2 चर कि एक एटीएम पर ही वो शुष्क बर्फ कहलाती है। अगर एक एटीएम का मतलब क्या है कि एक्चुअली हम 1 एटीएम पर CO2 सॉलिड को शुष्क बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको पता है कि अगर एक एटीएम से हल्का सा ऊपर चलेंगे, मतलब 5.11 एटीएम तक, एक एटीएम से 5.11 एटीएम तक वो शुष्क बर्फ ही रहेगी, यानी कि सॉलिड को डायरेक्ट गैस में परिवर्तित, लेकिन उसको पर्टिकुलर एक अच्छा सा लगे, इसलिए वो पर्टिकुलर पूछता है पेपर में 1 एटीएम पर CO2 का व्यवहार क्या होगा, बाकी अदरवाइज कुछ भी नहीं है। जबकि देखा जाए तो एक एटीएम से अगर 5.11 एटीएम तक जाओगे, एक एटीएम से 5.11 एटीएम तक जाओगे तो डेफिनेटली श्योर है कि वो उसकी क्या लिक्विड स्टेट प्रेजेंट नहीं होगी, वो हर जगह पर क्या कहलाएगी, शुष्क बर्फ कहलाएगी। देखो यहाँ चले, ताप दाब संगठन, ठीक है, आपके पास 3D प्रेजेंट है, 3D की कंडीशन चल रही है तो आप ठीक है, लेकिन ना तो आपके पास कॉपी 3D की है ना मेरे पास बोर्ड 3D का है, तो मुझे किन्हीं 2 को लेना होगा। ध्यान रखना ये 2 कंपोनेंट सिस्टम कंडेंस्ड सिस्टम भी कहलाते हैं, यानी कि इनको संघनित तंत्र भी कहते हैं। संघनित तंत्र कहने का मतलब क्या है समझना, संघनित तंत्र को कहने का मतलब क्या है, ऐसे तंत्र जिसमें दाब को छोड़ दिया जाए, यानी कि दाब की उपेक्षा कर दी जाए। और आपको पता है कि दाब का सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, गैसियस स्टेट पर, यानी कि वेपर में वाष्प पे सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है, दाब का पड़ता है। लेकिन मैंने क्या किया कि हमेशा जो द्विघटक तंत्र होंगे इनमें हम वाष्प प्रावस्था को क्या करेंगे, उपेक्षित करना होगा, वाष्प प्रावस्था को यहां से हटा दो। क्यों बता दूं, कारण क्या है, क्योंकि अगर मुझे टेम्परेचर को इफेक्ट किए बिना कोई सिस्टम बनाया जा सकता नहीं है, टेम्परेचर को इफेक्ट किए बिना कोई सिस्टम बनाना इम्पॉसिबल है, लेकिन दाब के बिना जरूर सिस्टम बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता, अगर किसी खुले पात्र में, एग्जाम्पल समझना, अगर किसी खुले पात्र में द्रव उबल रहा है खुले पात्र में, तो उसका वायुमंडलीय दाब, यानी कि मेरा कहने का मतलब है कि प्रेशर उसका निश्चित रहेगा 1 एटीएम। ये तो पता होगा कि पूरे वायुमंडल का एक मानक ताप है 1 एटीएम, यानी कि मैंने क्या कहा कि 1 एटीएम जो प्रेशर होगा ये नियत रहता है। अगर नियत रहता है तो हम इसको ये मान लेंगे कि ये सारी अभिक्रिया खुले पात्र के अंदर हो रही है। ध्यान से समझना, अगर मैंने वाष्प प्रावस्था को इग्नोर किया है तो वाष्प प्रावस्था का सबसे बड़ा इफेक्ट किस पे पड़ता है, दाब पे। अगर दाब पे इफेक्ट पड़ता है तो मेरे सारे के सारे सिस्टम किस पे बनेंगे, यानी कि टेम्परेचर और कंपोजिशन पर बनेंगे। चूंकि देखो क्या कारण है संगठन लेने का, संगठन लेने का कारण क्या है कि आप 2 कंपोनेंट को मिलाना है, तो कम से कम दोनों कंपोनेंट क्या, अरे संगठन का मतलब क्या है, संगठन का मतलब क्या है, कंपोजिशन का मतलब ये है, जैसे मैं यहां खड़ी हूं, ठीक है, कंपोजिशन का मतलब क्या है, जैसे मुझे किसी ने कुछ खाने के लिए दिया, ठीक है, अभी मेरी जैसे कोई भी मेरी तबीयत खराब है, मैं अभी फिलहाल कुछ भी दवाई ले रही हूँ, तो उसमें होते हैं जैसे कि अच्छे जानते हैं, बायोलॉजी के बच्चे अच्छे से जानते हैं, जैसे कोई दवाई ले रहे हो, सिरप ले रहे हो, तो उसमें कंपोनेंट्स की कंपोजिशंस होती हैं कि हाँ भाई इसमें जल इतना मिला हुआ है, इसमें न्यूक्लिक एसिड इतना है, इसमें विटामिन इतने हैं। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आप 2 कंपोनेंट सिस्टम ले रहे हो तो उसमें संगठन को इग्नोर कर सको, टेम्परेचर को इग्नोर कर नहीं सकते, तो किसी एक चीज को इग्नोर कर सकते हैं, दाब।
और दाब को इग्नोर कर सकते हैं, तो डेफिनेटली श्योर है कि दाब का तो सीधा सीधा इफेक्ट गैस पर पड़ता है। और अगर मैं इस गैस प्रावस्था को इग्नोर मार दूं तो अब यहां पे इस मर्यादित यानी कि इस प्रावस्था समीकरण में यहां पे ये जो मैं कह रही हूं ना, दो क्या होता है, दो होते हैं ये कोटियां। जैसे मैंने ताप और दाब लिए थे, तो ये स्वतंत्रता की कोटि होती है दो। अगर मैंने इस दाब को इग्नोर कर दिया है तो इसमें से एक कोटि घटेगी कि नहीं घटेगी? ये कहलाता है आपका समानीत प्रावस्था समीकरण। जान लेना मेरी बात, यानी कि मैं हमेशा से सॉलिड और लिक्विड की बात करूंगी। या तो सॉलिड प्रेजेंट होगा या लिक्विड प्रेजेंट होगा या ये दोनों प्रेजेंट होंगे। वाष्प की मैंने क्या किया, इग्नोरेंस किया। ध्यान रखना, वाष्प की मैंने इग्नोरेंस की है, उसका रीजन है मेरे पास। उसका रीजन ये है कि मैं ना ताप को भूल सकती हूँ ना संगठन को भूल सकती हूँ। जब ताप और संगठन को नहीं भूला जा सकता तो एक ही तरीका है कि दाब को भूल जाए। और भूल सकते हैं, किसी गैस को, किसी द्रव को आप खुले में गर्म कर रहे हो, खुले पात्र में, पूरे वायुमंडल का फिक्स सेट प्रेशर 180 है, ना घटाना ना बढ़ाना, तो वो एक निश्चित वैल्यू फिक्स कर दी। तो फिर मैंने क्या किया कि मैं किस किस के बीच ग्राफ बनाया, टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच। और ये टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच ग्राफ बनाए जाने के कारण ये द्विघटक तंत्र के नाम से जाना जाता है। और इसके प्रावस्था समीकरण में मैंने करेक्शन किया है, जिसमें F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 1 कर दिया है मैंने। अब देखो, जो आपके वक्र होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं सिस्टम। पहला टाइप तो आप पढ़ चुके हो, जो करवा चुकी हूं मैं, फर्स्ट टाइप, जिसमें आपने वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ी थी। सेकंड जो है, इसके दो प्रकार हैं। पहला तो क्या है, पहला तो होता है सर्वांसम, और दूसरा होता है असर्वांसम। ठीक है, सर्वांसम का मतलब होता है कि कोई दो कंपोनेंट मिश्रित तो हो, कंपोनेंट मिश्रित तो हो, लेकिन मिलकर कोई नया कंपाउंड ना बनाए, मिलकर कोई नया कंपाउंड ना बनाए, एक अतरंग मिश्रण दे दे। अभी देखेंगे डायग्राम से तो अच्छे से समझेंगे आप। तो ऐसे विलयन सर्वांसम गलनांक रखने वाले विलयन होते हैं, यानी कि ऐसे तंत्र सर्वांसम गलनांक रखने वाले क्या होते हैं, क्या होते हैं, तंत्र होते हैं। ध्यान रखना, इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है, इनका गलन बिंदु फिक्स होता है। इधर देखो, ये असर्वांसम वाले कौन से कहलाते हैं, देखना समझना, ये मिश्रित होते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ता है कि ये मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता इनका कोई फिक्स, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होने का मतलब क्या है कि ये जब तक अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि जहां से गलना प्रारंभ कर दे, यानी कि जहां से द्रव अवस्था मिलना प्रारंभ हो जाए। तब अगर मैंने बोला है कि मेल्टिंग पॉइंट ही इनका फिक्स नहीं है, तो इसका मतलब मेरा कहने का क्या है कि ऐसे विलयन जो अपने मेल्टिंग पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही टूट जाएंगे, यानी कि जो अपने मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचने से पहले ही क्या हो जाएंगे, पिघलना प्रारंभ कर देंगे, तो ऐसे विलयनों को कौन सा कहते हैं, असर्वांसम। असर्वांसम गलनांक रखने वाले विलयन, ध्यान रखना, इनका कोई मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता, जबकि इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। और मुझे ये वाले पढ़ने हैं, एक मुझे कराना है, दूसरा आप करेंगे। इसमें एक तो है आपका लेड सिल्वर सिस्टम, और दूसरा है आपका जिंक मैग्नीशियम सिस्टम। ठीक है, दोनों में तो सेम है। एक समझ आ गया, इसका मतलब दूसरा समझ आ गया। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, यहां तक किसी को कोई शंका हो तो एक बार मुझे मैसेज से पूछ लो कि कोई दिक्कत है, क्योंकि इसको मुझे लिखा के फिर आगे स्टार्ट करना है लेड सिल्वर सिस्टम। यहां तक कोई दिक्कत है, आ गया समझ में, तो लिखो इसमें
हेडिंग डालना द्विघटक तंत्र। टू कंपोनेंट सिस्टम। मैं सोच रही थी आज मैं करवा दूंगी खत्म, इसको पता नहीं हो पाया। हाँ, C बराबर 2 लिख देना, C बराबर 2, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, F बराबर 2 माइनस P प्लस 2, तो यहां से क्या आया, F बराबर 4 माइनस P, 4 माइनस P। F बराबर 4 माइनस P। यहां से लिखना, चूंकि P का न्यूनतम मान बराबर 1, 0 तो हो नहीं सकता ना, तो F बराबर क्या आएगा, 4 माइनस 1, F बराबर आएगा 3। F बराबर क्या आएगा, 3। अतः यानी कि अर्थात द्विघटक तंत्रों को, द्विघटक तंत्रों को व्यक्त करने के लिए 3 चरों की आवश्यकता होती है, 3 चरों की आवश्यकता होती है। परंतु हम द्विविम में ही, परंतु हम द्विविम में ही किसी तंत्र को व्यक्त कर सकते हैं, द्विविम में ही किसी तंत्र को व्यक्त कर सकते हैं, अतः हमें किसी एक चर की उपेक्षा करनी होगी, अतः हमें किसी एक चर की उपेक्षा करनी होगी। हेडिंग डालना, संघनित तंत्र, कंडेंस्ड सिस्टम, संघनित तंत्र। इसमें लिखना, वे तंत्र, वे तंत्र जिसमें चर दाब को, चर वेरिएबल प्रेशर यानी कैसे देना वाले P, वे तंत्र जिनमें P को नगण्य मान लिया जाए, अर्थात नगण्य मान लिया जाए, अर्थात वाष्प प्रावस्था की अवहेलना कर दी जाए, अवहेलना कर दी जाए, तो ऐसे तंत्र संघनित तंत्र कहलाते हैं, ऐसे तंत्र संघनित तंत्र कहलाते हैं। अभी 5 मिनट कर देना, ये लिखवा दो बस 5 मिनट। इस प्रकार के तंत्रों की, इस प्रकार के तंत्रों की स्वतंत्रता की कोटि निकालने के लिए प्रावस्था नियम में, इस प्रकार के तंत्रों की स्वतंत्रता की कोटि निकालने के लिए प्रावस्था नियम में संशोधन करना अनिवार्य है, संशोधन करना अनिवार्य है। लिख देना भाई, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1, एक चर की कमी हो गई, F इक्वल टू C माइनस P प्लस 1। चलो ठीक है, अब रिजॉइन करो एक बार।
हाँ, मैंने क्या बोला, देखना यहां तक लिखवा दिया एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस वन। तो लिखना अब, ऐसे तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है, ऐसे तंत्रों को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखना, पहला लिखना सर्वांग सम गलनांक रखने वाले वक्र, सर्वांग सम गलनांक रखने वाले वक्र, सर्वांग सम गलनांक रखने वाले वक्र। इसमें लिखना कॉन्ग्रुएंट, इसमें लिखना ऐसे तंत्रों में, ऐसे तंत्रों में दोनों घटक मिश्रित तो होते हैं, ऐसे तंत्रों में दोनों घटक मिश्रित तो होते हैं, परंतु मिलकर नया कंपाउंड नहीं बनाते, मिलकर कोई नया यौगिक नहीं बनाते। एक ब्रैकेट कॉमा लगा के लिखना अतरंग मिश्रण बनाते, अंतरंग मतलब बहुत सारी तरंग, ऐसे होता है अतरंगी कपड़े पहन रखे हैं इसमें, चुन्नी कोई और सी, पाजामी कोई सी, कुर्ता कोई सा, ऐसे होता है ना, तो ऐसे अतरंग मिश्रण बनाते हैं। और नेक्स्ट लाइन में लिख देना इनका गलनांक निश्चित होता है, डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, इनका गलनांक फिक्स होता है। नेक्स्ट, अब एक बार रिज्वाइन कर लो,